आ गया एक बार फिर से और आप सभी के बहुत ज्यादा प्यार पर, क्योंकि आपने लास्ट मॉडल पेपर पे बहुत ज्यादा कमेंट्स और बहुत ज्यादा ही अपनी उत्सुकता जाहिर करी, और उसी उत्सुकता को पूरा करने के लिए आज मैं साहिल कमाल आप सभी के लिए लेकर आया हूं वर्ष 2023 में, जो कि आपके सामने लिखा है सेट 1316ZV। ये जो क्वेश्चन पेपर बोर्ड का पेपर 2023 में आया हुआ है, उसको देखेंगे हम लोगों ने पेपर कहां से बना, ज्यादातर चैप्टर्स देखेंगे और उसके बाद उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो लाइव सोल्यूशन मिलने वाला है आप सभी बच्चों के लिए, तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। सो जी हाँ, हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, स्वागत करता हूं मैं साहिल कमल और आप सभी के और उत्तर प्रदेश के नंबर 1 चैनल यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पर। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, जो कि पूरी तरीके से डेडिकेटेड है हमारे वर्ष 2024 के बोर्ड के परीक्षा के जो बच्चे हैं उनके प्रिपरेशन में, क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा इंग्लिश को लेकर परेशान है, तैयारी आधे ज्यादा लोगों की हो नहीं पाती है, और साथ में एक बहुत बड़ी टेंशन कि बोर्ड का पेपर होता कैसा है, उसका सोल्यूशन कैसे लिखा जाए, कितना छोटा और कितना लंबा आंसर लिखे। और इंग्लिश एक इतना बड़ा हवा बन चुका है, उस हवा को सिया उस हवा से छुटकारा दिलाएंगे साहिर बाबा आपके, और आप आज देखेंगे कितने आसान होते हैं आपके वो क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस। तो लेट्स बिगिन द सेशन। आज का ये अनसॉल्व पेपर हमने लिया है राजीव अनसॉल्व पेपर से। अगर आप सभी के पास ना हो तो आप जरूर इसके स्क्रीनशॉट लेते रहें, साथ में जो जहां जहां पॉसिबल है उसके सॉल्यूशन हम आपको लाइव देते रहेंगे। इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज होने वाला है अनसॉल्व का खेल खत्म। क्या है अनसॉल्व में, देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो ये आपके सामने ये आएगा, और अगर ये छोटा दिख रहा हो तो हम इसको बड़ा कर दें, बिल्कुल बड़ा कर देंगे हम, ताकि बड़ा हो जाए भाई। इतना बड़ा हो गया, क्योंकि हमें आपके सामने लिखना भी है आंसर। तो देख लीजिए, ये है आपका आंसर सेट 1 2023ZV 316ZV। तो इसका सोल्यूशन देखेंगे उससे पहले हम पेपर को पढ़ेंगे। पेपर को पढ़ने का मतलब है, पहले आप देख लीजिए पूरा क्वेश्चन पेपर। आपका क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला जो सवाल दिया रहता है वो दिया रहता है पैसेज के ऊपर। सबसे पहला जानबूझकर दिया रहता है ताकि हो जाए बच्चे कंफ्यूज और करें वो गलती जिस वजह से एग्जामिनर बैठा है एग्जामिनेशन रूम में और आपकी कॉपियां चेक करने पर और आपके नंबर काटने के लिए। तो सबसे पहली गलती जो होती है बच्चे वो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि पैसेज है, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड नॉट अटेम्प्ट दिस वेरी क्विकली एंड व्हाई वी शुड नॉट टेक इट फर्स्ट, हम इसे पहले क्यों ना करें। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, पैसेज को आप पहले बिल्कुल नहीं करेंगे, फिर भी आप इसे हम यहां पर करवा देते हैं। सेक्शन ए रीडिंग में आपके सामने एक छोटा सा पैसेज होगा। आपके बुक्स में, आपके बहुत से ग्रामर की बुक में बहुत बड़े बड़े पैसेज भी होंगे, कहीं कहीं छोटे भी होंगे। तो याद रहे बेटा, पैसेज की कोई भी लिमिट नहीं उसमें दे रखी हुई है। 10 लाइन का भी आ सकता है, 15 लाइन का भी हो सकता है, 6 से 7 लाइन का ही आए। तो आप अगर फॉर्चुनेट होंगे, आप बहुत सौभाग्यशाली होंगे, तो आपके सामने वो छोटा सा पैसेज आया। उस पैसेज को सॉल्व करने का ट्रिक तरीका यही है कि सबसे पहले आपको लिखा होता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, जो कि आपको एकदम कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर सेट करता है। ये काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे जैसा कि लिखा हुआ है। क्या लिखा है बेटा, लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, और यही तो आपको करना नहीं है, क्योंकि केयरफुली पढ़ने लगोगे तो हो जाएगा आपका समय बर्बाद। तो यहां पर आपको इसको नहीं पढ़ना है, बल्कि करना क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आप पढ़िए, और उसके बाद व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन टू प्रूव इक्वल टू द टास्क। तो आप पहले वाले में देखिए क्या पूछा गया, व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे। अब यहां कन्वे का मतलब क्या मैसेज देना चाहता है इस पैसेज के थ्रू। अब आप सोचेंगे कन्वे वर्ड ढूंढ ले क्या, कभी कभी ऐसा होगा कि एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिलने वाला है, बल्कि पैसेज को पढ़ने पर आपसे इन्फर कहा जाएगा कि मीनिंग क्या दे रहा है ये पैसेज में, राइटर या ऑथर कहना क्या चाह रहा है। तो अब यहां पर आप पूरी की तरीके से आपको ये समझना है कि एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है। अब यहां पर जैसे उसने राइटर ने शुरू किया तो उसने कह दिया वी बिकम, वी में मतलब वो अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा है। वी बिकम कॉन्शियस ऑफ अवर वीकनेस द मोमेंट वी आर प्लेस्ड इन सम रिस्पांसिबल पोजीशंस। वो कहता है जब भी हम रिस्पांसिबल पोजीशंस पर हम बैठाला जाता है तो हम अपनी जो वीकनेस होती है, कमजोरियां, उस समय रियलाइज करने लगते हैं जब कभी भी हम एक हाई पद पर होते हैं, उच्च पद पर आसीन होते हैं। तो बस यही कहना चाह रहा है, वी बिकम कॉन्शियस ऑफ अवर वीकनेस द मोमेंट वी आर प्लेस्ड इन सम रिस्पांसिबल पोजीशन वी देन ट्राई टू प्रूव इक्वल टू द टास्क। तो आपका आंसर केवल यहीं तक हो जाएगा, और इसके आंसर्स के लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपका आंसर 10 लाइन 10 वर्ड का भी हो सकता है, 20 वर्ड का, 30 वर्ड का। तो आप केवल और केवल इस बात को ध्यान देंगे, पॉइंट टू पॉइंट आंसर आपको लिखना है। तो यहां पर आप आंसर नंबर 1 लिख सकते हैं, और आंसर नंबर 1 में कह रहा है राइटर, आप इस तरह से बनाकर लिखेंगे द राइटर wants to convey, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ही पूछा गया है what does he want to convey। तो the writer wants to convey, convey का मतलब समझाना चाहता है, convey that the people
become more conscious about their, अपने गलतियों के बारे में, about their weakness when they are, जब उनको बैठाला जाता है, when they are placed in high position, ये आपका आंसर खत्म हो गया। बहुत ज्यादा 25 वर्ड हमने लिखे होंगे हैं, बस इतनी सी बात है, पूछना चाह रहा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि डायरेक्टली आपको ऐसे ही करना है, आपको कोई भी पैसेज को पूरा पढ़ने के बार बार आवश्यकता नहीं है। कह रहा है टू प्रूव इक्वल टू द टास्क, इसका क्या मतलब है, कहां पर लिखा है, व्हेन वी देन ट्राई टू प्रूव इक्वल टू द टास्क इफ वी आर इवन टेम्प्टेड टू गो एस्ट्रो, एस्ट्रो का मतलब हो जाता है पागल हो जाना। इट इज दो दैट व्हिच प्रिवेंट्स अस फ्रॉम डूइंग सो, डज द एडिटर एवर केयर। पैसेज के बाद आपके ग्रामर वाले सेक्शंस के हम क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस सेशन। इफ वी आर एवर टेम्प्टेड टू गो एस्ट्रे, इट इज द थॉट। अब यहां पर कह रहा व्हेन वी देन ट्राई टू प्रूव इक्वल टू द टास्क, तो अब ये इक्वल टू द टास्क की मीनिंग पूछी जा रही है, व्हाट डज इट मीन। आंसर नंबर 2, इक्वल टू द टास्क समथिंग, इसका मतलब होता है, कभी कभी ऐसी वर्ड मीनिंग पूछी भी जा सकती है, और समवन, समथिंग और समवन is trying to be up to the mark, मतलब एक ऐसी पोजीशन जिससे कि उम्मीद की जाती है वो वहां तक पहुंचे, इसका ये मतलब होता है। टू प्रूव इक्वल टू द टास्क मतलब जो कि डिमांड है, जितनी डिमांड है, तो कोई चीज या कोई व्यक्ति अपने आप को प्रूफ करने में लगा है उस लेवल तक पहुंचने में। सो समथिंग और समवन ट्राइंग टू बी अप टू द मार्क, जितनी डिमांड है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट चेंजेस अ रेकलेस यूथ इनटू अ सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्ड, व्हाट चेंजेस अ रेकलेस, रेकलेस का मतलब बेचैन, इम्पेशेंट जो यूथ होता है वो एक सोबर और एक ग्रेव हाउस होल्डर के रूप में बदल जाता है। क्या चीज है जो उसे मजबूर करती है। इफ वी आर tempted to go astray, it is this thought when we prevents us from doing so. Does the editor ever care to weigh his words when he launches his fiery denunciation day in and day out against the government? But let him have a, अब इसकी मीनिंग समझने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको केवल वर्ड्स ढूंढने हैं कि कहां पर आपका आंसर छुपा हुआ है। तो कह रहा है his fiery denunciation day in and day out against the government, but let him have a seat in the cabinet. वो कह रहा है लेकिन इस व्यक्ति को कैबिनेट में पहुंचने दो, जो व्यक्ति बहुत ही पागल हो जाता है, वो गंवार होता है सोसाइटी में, सीट इन द कैबिनेट, नो वन इज सो थॉटफुल, सो वाइज, सो फारसाइटेडनेस एज ही। तो उसके अंदर एक चीज आने लगती है, जब वो कैबिनेट मतलब यहां पर डायरेक्टली गवर्नमेंट के ऊपर टारगेट है, जब व्यक्ति नेता बनता है, विधायक बनता है या कोई एमपी बनता है, तब उसे ये लगता है जितना कि वो बुद्धिमान है, जितना कि वो ताकतवर है, दुनिया में और कोई भी नहीं है। तो कहना क्या चाह रहा है कि एक चेंजेस यूथ इनटू अ सोबर एंड ग्रेव, तो यहां पर इसका आंसर नहीं है, बल्कि यहां तो ऑपोजिट दिखाया जा रहा है। और टेक द केस ऑफ एनी यंग मैन, हाउ रेकलेस एंड इररिस्पांसिबल ही इज, कितना रेकलेस और कितना इररिस्पांसिबल उस समय वो हो जाता है जिस समय वो पावर में होता है। ही इज, बट लेट हिम मैरी, अब यहां पर आ जा रहा है वो बात, लेकिन उसे शादी तो करने दो, उसके बच्चे तो हो जाने दो। द सेम वाइल्ड यंग इज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सोबर एंड हाउस होल्डर, ग्रेव हाउस होल्डर। जब वो इंसान, वही व्यक्ति जब शादी करता है, जब उसके बच्चे होते हैं, देन ही बिकम सोबर और ग्रेव पर्सन। तो आंसर नंबर 3 आप इसे कह सकते हैं, when a man, सेंस के हिसाब से, gets married, when a man gets married and has children, he becomes, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, he becomes sober and grave household, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट चेंजेस डू यू फाइंड इन द एडिटर व्हेन वंस ही गेट्स अ सीट इन द कैबिनेट। अब क्या कहना चाह रहा है, जब वो कैबिनेट में बैठता है, जब वो नेता बन जाता है, तो वो कैसा हो जाता है। ऑफ कोर्स वो इगोइस्टिक, एक बहुत ही प्राउडी पर्सन हो जाता है। तो अब इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, और छोटा क्या, अगले पेज पे हमें लिखना पड़ेगा इसके लिए। कैसा हो जाता है क्वेश्चन, मतलब आंसर नंबर 4, व्हेन ही was seated, is seated, जब उसको बैठाला जाता है, when he is
seated in the cabinet, he becomes। आप अपनी लैंग्वेज में बहुत आसान शब्दों में इसके आंसर लिखेंगे, ज्यादा अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हाई लेवल की। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत अच्छे वर्ड का इस्तेमाल करके, तो एग्जामिनर को ना कुछ बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती हैं कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे। When he is seated in the cabinet, he becomes very proudy, and thinks, और सोचता है, and thinks that no one, यहां पर देखिए आपको डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा, no one is as far-sighted as he। बस आंसर खत्म। ये था चौथा क्वेश्चन का आंसर। पांचवा क्वेश्चन हो सकता है इस तरीके से दे, या तो ई के रूप में दे, ई लिखा होगा उसमें 1 2 3 होगा, या क्वेश्चन नंबर 5 6 7 ये भी हो सकता है। तो विच वर्ड इन द पैसेज इज द ऑपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल, कौन सा वर्ड इसका अपोजिट है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का ऑपोजिट इररिस्पॉन्सिबल होता है, कहीं पर है, बिल्कुल है, यहां पर देखो, यहां पर लिखा है इररिस्पॉन्सिबल, तो उठा करके क्वेश्चन नंबर ई का दूसरा लिख देना, क्वेश्चन नंबर ई का आंसर नंबर ई का पहला इररिस्पॉन्सिबल, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखेंगे, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहां पर आपसे सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम पूछेगा। आंसर नंबर ई का सेकंड वाला क्या पूछ रहा है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द वर्ड टू गो एस्ट्रे मीन इन द पैसेज। टू गो एस्ट्रे का मतलब हो जाता है गॉन मैड, गो क्रेजी और मैड। मैड का मतलब हो जाता है पागल, या क्रेजी मतलब सनकी, जब इंसान को पावर मिलती है तो वो एकदम पगला जाता है, इस वजह से उसे कहा जाता है टू गो एस्ट्रे हो जाना, एस्ट्रे, टू गो एस्ट्रे। क्वेश्चन नंबर ई का तीसरा, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अवेयर ऑफ, इसका मतलब क्या है, अवेयर का मतलब होता है सचेत होना, है ना, तो ई का तीसरा, तो बीइंग अवेयर, अवेयर का मतलब कॉन्शियस, बीइंग कॉन्शियस, ये हो गया इसकी मीनिंग। आप केवल कॉन्शियस भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये पैसेज आपका 5 से या 6 मिनट में, 7 मिनट तभी होगा जब आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर करने लगेंगे। आपको पैसेज पढ़ने की आवश्यकता उतनी नहीं है, क्योंकि हर बच्चा हर क्वेश्चन को दोबारा से तिबारा से पढ़ने लगता है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है बेटा, ये तो पैसेज का ही हो गया ना, पैसेज ऊपर दिया हुआ था, लेकिन अब हम इसे ऊपर कर देंगे। अरे सीधा हो जा भाई, सीधा हो जा, ठीक, ये हो गया आपका पैसेज। सेक्शन बी स्टार्ट होगा, जिसमें लिखा हुआ है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, अर्ली राइजिंग, हेल्थ इज वेल्थ एंड योर प्लान फॉर फ्यूचर। बहुत जल्दी हम आपके लिए आर्टिकल के ऊपर टॉपिक, और आपकी वो टॉपिक की जो समस्या है कि चुनाव कैसे करें सर, कम से कम 25 से 30 टॉपिक, 35 टॉपिक दिए बुक में, चाहे वो छोटे टॉपिक हो, लेकिन फिर भी इतने बहुत से टॉपिक, कंफ्यूजन हो रहा है, तो कैसे समझें और कैसे रटे, ये बात समझना है कि हमें रटना नहीं है। इसके लिए हम आपके सामने लेकर आएंगे एक बहुत ही शॉर्ट तरीका कि आप अपने पैसेज को फिल्टर कर सकें, कि आप कोई भी एक पैसेज लिख रहे हो, जब मतलब आप आर्टिकल लिख रहे हो, मतलब पैराग्राफ राइटिंग ही एक तरह से आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तब आप कैसे 4-5 पैराग्राफ को मिलाकर के एक पैराग्राफ अपने आप से लिख सकते हैं। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक वाली आर्टिकल राइटिंग की वीडियो जल्दी आप सभी को मिलने वाली है। लेकिन यहां पर आपसे देखो पूछा जा रहा है अर्ली राइजिंग, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है कि सुबह उठना। आप सुबह उठना क्या, उसके फायदे गिना दीजिए, और सुबह उठने के नुकसान तो हो नहीं सकते, तो फायदे गिना दीजिए। हेल्थ इज वेल्थ है, हेल्थ ही वेल्थ है, तो भाई जाहिर सी बात है हेल्थ के फायदे गिना दीजिए। हेल्थ नहीं होंगे तो इंसान क्या क्या कर सकता है, बस वो लिखना है। योर प्लान फॉर फ्यूचर मींस योर ड्रीम और योर एम्स इन योर लाइफ, आपसे पूछा जा रहा है। सो इट इज वेरी इजी टू राइट अबाउट दीज 3 टॉपिक्स। ये क्वेश्चन 316ZV में पूछा गया 2023 में। अब आप सोच सकते हैं कि आर्टिकल के टॉपिक बहुत टफ नहीं, लेकिन फिर भी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए चुनाव करना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है कि सर हम 30 जो आर्टिकल्स या एसेज दिए उनको कैसे कंप्लीट करें, फिनिश कैसे करें। तो फिनिश कैसे करना है, इसके लिए नेक्स्ट वीक आएगी आपकी आर्टिकल राइटिंग की वीडियो। तो यहां पर भी इसका आंसर नहीं लिखेंगे, बिकॉज वीडियो हो जाएगी आपकी बहुत ज्यादा बड़ी। राइट अ लेटर टू द एडिटर, हमने आपके हमेशा कहा है कि हर एक क्वेश्चन पेपर में, मतलब अगर हम मान के चले
कि पिछले 10 सालों में जितने भी क्वेश्चन पेपर आए उसमें 90% में आपको एक ऐसा लेटर मिलेगा जो कि एडिटर को दिया जाता है, एडिटर को लिखा जाता है। राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन। आप देख सकते हैं उस दिन भी हमने आपको ब्रेकडाउन, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन या फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के ऊपर हमने आपको जनरली बताया हुआ है कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है रिगार्डिंग लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में आपकी इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन या फिर आपकी वाटर सप्लाई के ऊपर वाटर का पोल्यूशन होना, मतलब वाटर पोल्यूटेड हो करके अगर आपके सामने वो सिचुएशन है तो आपसे जनरली पूछा जाता है कि हाउ टू राइट द लेटर फॉर द पोल्यूटेड वाटर। पोल्यूटेड वाटर के ऊपर आपको एक लेटर कैसे लिखना है ये आपसे चेक किया जाता है, बिकॉज ये दोनों तीनों लेटर जो है आपकी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो आपके एग्जाम में आपकी राइटिंग चेक करने के लिए सिंपल सा वो टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं। यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट, बट इफ यू फेल टू राइट इट, सो इट मींस इट्स अ ग्रेट कंसर्न दैट इवन यू डोंट नो हाउ टू राइट द लेटर रिगार्डिंग द पोल्यूटेड वाटर और फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये चिंता का विषय है, बहुत बड़े लेटर यूपी बोर्ड में नहीं पूछे जाते, तो इसको आप जरूर तैयार करिए। हमने आपसे लास्ट वीक में भी जब लेटर राइटिंग पढ़ाया उसमें हमने आपको ये क्वेश्चन दिया था। इवन आई डिडंट नो इन 2013 में 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया, बस ये पता है ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको आप जरूर तैयार करिए। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट योर फुल फी कंसेशन। ये बहुत ही आसान चीज है, अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है जहां पर फुल फी कंसेशन के लिए। तो इसके जो है आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं सॉल्यूशंस लास्ट वीडियो में, अगर नहीं देखा तो आप जरूर उसको जाकर के देख लीजिएगा। सेक्शन सी देखते हैं, इसके ऊपर ग्रामर का सेक्शन है, तो सेक्शन सी, चलिए सेक्शन सी ऊपर चलेंगे थोड़ा सा। सेक्शन बी में आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन बी आपका सेकंड पेज पर ही होना चाहिए, सेक्शन बी, और उसके बाद सेक्शन बी में ए बी 2 क्वेश्चन होंगे, मतलब 1 2 होंगे, तो दोनों एक बगल बगल में हो। आर्टिकल भी आपका एक पेज में समाहित हो जाए, एक पेज में फुल्ली फिनिश हो जाए। और अगर लेटर राइटिंग की बात करें तो कोशिश करिएगा उस लेटर को उसी पेज में लिखने की, अदरवाइज एग्जामिनर जो है ना वो गलती से आपको कम नंबर देगा, हो सकता है उसका ध्यान पीछे पेज पर ना जाए और आप वो सोचे आपने लास्ट में सब्सक्रिप्शन लिए लिखे बिना ही लेटर को एंड कर दिया। तो कोशिश करिए पूरे एक पेज में एक लेटर को समाहित करिए, 4 से 5 लाइन ही मैक्सिमम लिखिए लेटर में, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। सेक्शन सी में क्या कह रहा है भाई, सेक्शन सी थोड़ा छोटा कर ले, शायद आपको दिखाई दे, उम्मीद है कि आपको दिखाई देगा, है दिखाई दे रहा है? ठीक, तो इसके ऊपर सोल्यूशन हमको देना, तो लेट्स हैव सोल्यूशन ऑफ सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपकी ग्रामर होगी, 20 मार्क्स की फुल्ली ग्रामर होगी, जहां पर आपके चारों बड़े टॉपिक पूछे जाते हैं शॉर्ट में, और वो क्या है, सेक्शन सी ग्रामर। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 into 2, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपके होंगे। अब हो सकता है सेक्शन सी जब स्टार्ट हो तो क्वेश्चन नंबर 4 में वोकैबुलरी दे दे, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4 पर ग्रामर दे दे, तो ग्रामर और वोकैबुलरी मिला करके 20 मार्क्स का कंप्लीट पूछा जाता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड, जो फॉरेनर होता है, कंट्री जो दूसरे कंट्री में जो है सेटल हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, एमिग्रेंट। दिस इज द ऑप्शन। टू डाई इन हार्डनेस मीन्स, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आपको हम 50-50 वर्ड्स भी बता देंगे तो यू हैव टू प्रिपेयर एंड यू विल सी इन द एग्जाम दैट यू क्रैक एंड यू जस्ट नेल्ड इट। एंड यू डाई, टू डाई इन हार्डनेस मीन्स का मतलब होता है ड्यूटी करते हुए खत्म हो जाना। टू डाई वाइल इन सर्विस, जब सर्विस कर रहे हो उसी समय मर जाने को, मतलब बहुत से लोग सर्विस करते हुए मर जाते हैं, उसे टू डाई इन हार्डनेस बोला जाता है। ठीक, ये हो गए इसके ऑप्शन। उसके बाद ये आता है आपके सामने, चलिए ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सी, है क्वेश्चन नंबर सी दिया है। द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट, डिलीजेंट क्या होता है, मेहनती को कहा जाता है, और मेहनती का मतलब यहाँ पर इंडस्ट्रीज का आंसर हो गया। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, सिंटैक्स का दे दिया है, कैटल्स कभी भी प्लूरल में नहीं लिखा जाता, तो यहाँ पर कैटल्स, ये गलती है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। Which word in the sentence is an error, कौन सा सेंटेंस में जो कौन सा वर्ड है जो एरर है अपने आप में, तो कैटल्स कभी भी प्लूरल में नहीं लिखा जाएगा, इवन दो इसके साथ वर्ब प्लूरल आएगी, बिल्कुल सही। द एंटोनिम ऑफ इनएविटेबल, एंटोनिम इनएविटेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिस चीज को अवॉइड न किया जा सके। अब जाहिर सी बात जो अवॉइडेबल हो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर 1 ऑफ ई का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ए बी सी डी, 5 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये। ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 5 कंसिस्ट ऑफ 10 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 4 कंसिस्ट ऑफ 10 मार्क्स एज वेल। दोनों क्वेश्चन 10-10 नंबर के होंगे और उसके अंदर 5-5 क्वेश्चन होंगे, जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा।
अब बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे 1 2 दिया होता है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए है, उसके अंदर 1 2 रोमन नंबर में जनरली इसी फॉर्मेट पे पेपर आता है, जो कि आपका ये फॉर्मेट दिया है, कभी भी चेंज नहीं करते बोर्ड वाले। तो क्वेश्चन नंबर 5 जब आप लिखें तो बीचों बीच में लिखें क्वेश्चन नंबर 5 और यहां पर ब्रैकेट में लिखें ए, और उसके बाद अगर आपको पहला करना है तो पहला लिखें, दूसरा करना है तो दूसरा लिखें। मान लीजिए हमने पहला किया तो पहला लिख दिया, दूसरा करेंगे तो 2 लिख देंगे और बस यहां पर आंसर लिख दीजिए, ठीक है। आंसर आंसर लिखने के बाद अब यहां पर सेंटेंस लिखिए, साइड में चाहे आप आंसर लिख दीजिए। ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, तो आपने पहला वाला क्वेश्चन किया, अगर आंसर नंबर 1 करे तो हम यहां लिख सकते हैं ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी, सो ही आस्क्ड मी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं नरेशन से, ही आस्क्ड मी इफ, यहां पर सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहां पर कैन इज द हेल्पिंग वर्ब एंड द सेंटेंस स्टार्टिंग विद द हेल्पिंग वर्ब। जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उन सेंटेंसेस को हम इफ से जोड़ते हैं। इफ यू कौन है बेटा, इफ आई, यहां पर मी हो जाएगा, इफ आई कैन को हम कर देंगे कुड, इफ आई कुड स्पेयर, स्पेयर का मतलब खर्च करना, स्पेयर ये छोड़ना, सम मनी फॉर, अब यहां पर मी कौन है, हिम हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को चेंज किया जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास। बहुत ही आसान, बहुत ही लल्लन टॉप सा, बहुत ही 2 नंबर दिलाने वाला। दोनों में से कोई एक सेंटेंस करना है बेटा, यहाँ पर देखना लिखा होगा चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इनडायरेक्ट, एक ही करना है। आपको लग रहा है पहला वाला गलत हो गया, लास्ट में आपको लगा, हो सकता है आपने क्वेश्चन कर लिया और आपको फिर लास्ट में लग रहा है ये वाला गलत हो गया, तो बेटा ये मत करना कि दूसरा भी लिख दोगे। अगर दूसरा भी लिख दोगे तो चेक पहला वाला ही होगा, अगर पहला वाला काटोगे एंड देन सेकंड को ऑप्ट करोगे तब दूसरे वाले पर मार्क्स मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास, यहां फॉर्मेट से बना सकते हैं फॉरबिड। द टीचर फॉरबैड द स्टूडेंट्स, द बॉयज लिखा हुआ है, द बॉयज फॉरबैड द बॉयज, क्या करने के लिए फॉरवर्ड किया, टू मेक अ नॉइज, टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। ठीक, ये हो गए दोनों। उसके बाद है कंबाइन एनी वन, यहां पर भी देखो यहां पर लिखा है कंबाइन करने को एनी वन, एक ही करना है। हर हस्बैंड डाइड, शी हर्ड द न्यूज, शी फेंटेड है, तो 3 सेंटेंस है, तीनों को मिलाकर लिखना है और इसे कहा गया सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दीजिए, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का यहां पर बीच में लिखेंगे, वैसे क्वेश्चन नंबर 5 का बी, और पहला वाला अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं, हर्ड द न्यूज शी फेंटेड ऑफ हर हस्बैंड, मतलब अपने पति की मृत्यु की खबर सुनकर के वह बेहोश हो गई। तो अब आप इसे ऐसे बना सकते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल, हैविंग हर्ड द न्यूज ऑफ हिज हस्बैंड, हर हस्बैंड, सॉरी, हर husband, she fainted, फिर है some people die for some noble cause, they are honored by everyone। अब इसमें करना है तो ये वाला कर लीजिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए कि they are, some people die for some noble cause, कुछ लोग अपने कुछ अच्छे कार्य के लिए खत्म होते हैं या मरते हैं, they are honored by everyone। अब आप लिख सकते हैं यहां पर दे को देखो, the people who die for their noble are honored by everyone, लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 का सी है ना, इसका पहला वाला, some people who die for some noble cause, कुछ नोबल कॉज मतलब कुछ अच्छे कार्य जो कि जनहित में हो, नोबल कॉज, आर रिस्पेक्टेड, आर ऑनर्ड बाय एवरीवन। ठीक, नेक्स्ट है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इनटू पैसिव और इनटू पॉजिटिव। यहां पर पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन पूछा गया, यहां पर पॉजिटिव डिग्री में पूछा गया। डिड यू सी हिम यस्टरडे, कितना आसान सवाल आता है, बच्चे फिर भी सोचते ट्रांसफॉर्मेशन इतना बड़ा टॉपिक जरूर बड़ा है, लेकिन हमारे यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर आता है उसका जो पैटर्न है बहुत ही आसान है। आप डरते ज्यादा हैं, कर कम पाते हैं, तो डरना बंद कर दीजिए, आप अपना काम करना शुरू करिए, ऑफकोर्स आपको ये सफलता मिलेगी, लेकिन
उसके लिए कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, कम से कम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के ऊपर आप बहुत जल्दी सेशंस आने वाले हैं, वन शॉट वीडियोस आने वाली हैं, बड़े बड़े या जितने भी बड़े बड़े टॉपिक हैं जो 10-10 दिन आप पढ़ते हैं उसको मैक्सिमम 1 घंटे में खत्म करिए और केवल उसमें सेंटेंस करिए। अब रूल्स पढ़ने का समय नहीं रहा, बोर्ड की परीक्षा बहुत करीब आ चुकी है, मैक्सिमम आपको पास 3 से 4 महीने और इतना वास्ट कोर्स आप जो है कोर्स उसे खत्म करना बहुत ही पॉसिबल नहीं है। तो अब केवल और केवल ग्रामर के ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे, ये जिम्मेदारी हमारी है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं लगातार, और लगातार का मतलब बेटा हर सेशंस को एंड तक देखा जाता है, तभी ऐसा पॉसिबल होता है कि आपको उस सेशन में 5 से 10% समझ आए कि एक्चुअल में क्या था। और जब आप रेगुलर किसी एक टीचर से पढ़ते रहेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि हमें किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में, किस अरेंजमेंट में पढ़ना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज यहां पढ़ लिया, 4 दिन के बाद कहीं और पढ़ लिया, उसके बाद फिर बीच में आ गए, फिर शुरुआत में आ गए। हमेशा यही कमेंट होगा, सर समझ नहीं आ रहा, सर समझ नहीं आ रहा, सर समझ नहीं आ रहा। तो हमेशा एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में पढ़िए, लगातार 15 दिन एक ऐसी टीचर्स को थामिए और अपनी तैयारी, अपनी बोर्ड की तैयारी खासतौर से करिए। डिड यू सी हिम यस्टरडे? अब इस सेंटेंस को पैसिव बनाना है, दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट। तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 का सी है, सी नहीं था ये, नहीं वो ऊपर वाला बी था बेटा ना, ये वाला बी था, ये वाला ए था, फिर बी था कंबाइन, ठीक है। मान लो क्वेश्चन नंबर सी का पहला, क्वेश्चन नंबर सी का पहला, डिड यू सी हिम यस्टरडे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो अब आप लिख सकते हैं वॉज ही सीन बाय यू, वॉज ही सीन बाय यू यस्टरडे, यस्टरडे इंडिकेट्स दैट इट वाज अ पास्ट इंडेफिनिट, ठीक, ये हो गया वॉज ही सीन बाय यस्टरडे। उसके बाद तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, पॉजिटिव डिग्री में हमने कई बार डिग्री है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिए, आपको सारी प्लेलिस्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन बच्चे पढ़ते कम है, सिर्फ सवाल ज्यादा, कंफ्यूजन ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, उनके पास समस्याएं बहुत ज्यादा। तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, तो अब आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सी का दूसरा वाला, और वो ये पॉजिटिव बनाना है, वन ऑफ द लगा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं नो अदर पोएट, no other poet was as great as Tulsidas, ठीक, ये हो गया आपका पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 5D, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी। हमने आपको ये सेंटेंस भी कई बार अपने पेड बैच में आपको कई बार बताया कि जितना हमने पेड बैच में आपको नोट्स दिए हैं, जितना आपको पेड बैच में बताया गया है, 101% है, 101% के आपका हर एक सवाल उसी पेड बैच के किसी न किसी सेशन से होगा। उसके बाहर आपको अपने आप से कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीदने की, कोई मॉडल पेपर खरीदने की जरूरत कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपको पेड बैच में मिल चुका है। जाहिर सी बात है बहुत से बच्चे रेगुलर वे में वहां पढ़ रहे हैं, बहुत से बच्चे यूट्यूब पर पढ़ते हैं, जितना भी यूट्यूब पर, ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा, मेरी गारंटी है। लेकिन ये तब गारंटी हो सकती है जब आप रेगुलर पढ़ रहे हो, 15-20 दिन में एक वीडियो देखना, वो भी 10 मिनट के लिए, तो ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं, आप इससे कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। और इस तरीके से पढ़ना एकदम बेहतर यही है कि हम गैया चराएं, है नहीं, गैया चराने का मतलब सीधा सी बात है, किताब बंद करके हमने अपने भविष्य को अगर ये सोच लिया है कि हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है और एग्जाम में आपके लिए बहुत, वो एग्जाम टफ होगा, हम लोगों के लिए, हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते आदत पड़ गई। लेकिन फर्स्ट टाइम आप उस एग्जाम में बैठेंगे और वहां पर आपको ऐसे सवाल जब देखने को मिलेंगे, यू आर नॉट प्रैक्टिस सो मच दैट यू आर एक्सपेक्टेड। तो अब आपको उसके लिए जरूरी है कि प्रैक्टिस करिए, खासतौर से मैथ्स और इंग्लिश में प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लिटरेचर पोर्शन में आपको केवल समरी और क्वेश्चन आंसर करने की जरूरत है, उसके अलावा कुछ मत करिए। क्वेश्चन नंबर 5 का D1 कहता है मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी। कई बार क्वेश्चन हम बता चुके हैं, इसमें आप देन की जगह बस 2 लगा दीजिए, करेक्शन हो जाएगा। 2 लगाइए बेटा, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। He has received a letter yesterday. He has received a letter yesterday, ये टेंस से पूछा गया क्योंकि यहाँ yesterday लगा, yesterday रिफर करता है पास्ट इंडेफिनिट के एक पॉइंट ऑफ टाइम को। जहां पर पास्ट इंडेफिनिट का पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए तो वहां पर वर्ब रिसीव्ड केवल लिखी जाएगी, ना कि हैज लगाया जाएगा, क्योंकि हैज लग जाने पर ये प्रेजेंट में जाएगा, जबकि टाइम दिया है पास्ट का, और पास्ट में वो भी पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज yesterday। तो जैसे yesterday, लास्ट नाइट हो, 2 days ago हो, हिज बर्थडे हो, हर बर्थडे हो, और 21 जनवरी हो, जो कि जा चुकी है, जो जा चुका है और पॉइंट ऑफ टाइम है, वहां पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है, तो इसलिए हैज हटा दीजिए, सेंटेंस सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का E, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस, मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर।
स्टेशनरी और स्टेशनरी दोनों शब्दों में केवल एक अक्षर का फर्क है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है। तो ये एक स्टेशनरी का मतलब होता है समथिंग दैट इज स्टिल, जो कि स्टिल है, कांस्टेंट है। और एक स्टेशनरी का मतलब होता है जो कि हमारे सामान होते हैं। कौन से? जैसे पेन, पेंसिल, रबर, कटर, शार्पनर, या जो भी आपके सामने कंपास या ज्योमेट्री बॉक्स, कॉपी, किताब, ये सारी चीजें आपकी स्टेशनरी कहलाती हैं। साइट और साइट, यहां पर एक साइट का मतलब हो गया बेटा, एक साइट का मतलब हो गया कोई एक पॉइंट ऑफ प्लेस जहां पर कुछ काम चल रहा हो, और एक साइट का मतलब हो गया बेटा दृश्य। तो इन दोनों की हिंदी हमने आपको बता दी है। सो यूज इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में इनको इस्तेमाल करते हुए एक प्रॉपर, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। लेट्स हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो अब देखिए क्या है आगे। आगे है आपको एक पैराग्राफ देगा। पैराग्राफ क्या है? एक हिंदी वाला पैराग्राफ, हिंदी वाला पैराग्राफ दिया जा रहा है। और हिंदी वाले पैराग्राफ में आपको मैक्सिमम 6 सेंटेंस 7 सेंटेंस होंगे, 10, 8 और 9 सेंटेंस बिल्कुल नहीं होंगे। देख लीजिए कितना आसान पैराग्राफ है, इसमें कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है। हम बोलने जा रहे हैं इसका ट्रांसलेशन, तो आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे, इसका ट्रांसलेशन लिख लें, इतना काफी है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान का मतलब द कंट्री रिच इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि। सो इंडिया इज रिच इन एग्रीकल्चर। यदि यहां पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। इफ द एजुकेटेड पीपल, इफ बहुत सिंपल लैंग्वेज में, इफ द लिटरेट पीपल और द एजुकेटेड पीपल पे अटेंशन टुवर्ड्स फार्मिंग, एग्रीकल्चर लिखिए या फार्मिंग लिखिए, इसको खेती को आप कुछ भी लिख सकते हैं, फार्मिंग या एग्रीकल्चर। पे अटेंशन टुवर्ड्स इट, सो वी कैन रूट आउट आवर पॉवर्टी, तो हम अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। दूर करने का मतलब है रूट आउट करना, उखाड़ के फेंक देना। हमारे गांव में सुधार की जरूरत है। हमारे गांव में, गांव का मतलब हमारे गांवों में, इन अवर विलेजेस देयर इज एक्सट्रीम नीड टू इंप्रूव द सिचुएशन। सुधार की जरूरत है मतलब आवश्यकता है। देयर इज एन एक्सट्रीम नीड टू इंप्रूव सिचुएशन। शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। शिक्षित व्यक्ति, when a literate person starts living in cities, cities है गांव में, नहीं सॉरी, जब when a literate person starts living in villages, जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति गांव में रहने लगता है या लगेगा, तो उन गांवों के सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। द सोशल कंडीशन ऑफ दोज पीपल विल गेट चेंज्ड, द सोशल कंडीशन ऑफ दोज पीपल विल गेट चेंज्ड। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर एक व्यक्ति विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। अब स्कूल की पढ़ाई पूरी करके, अब देखो यहां पर सिंथेसिस का प्रयोग हुआ जहां पर आप सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो अब यहां करके शब्द आया और स्कूल की पढ़ाई करने में समय लगेगा, देन आप लिख सकते हैं हैविंग फिनिश्ड और हैविंग कंप्लीटेड हिज स्कूल और स्कूलिंग और हिज स्कूल एजुकेशन, every student wants to take admission in the university। यह धारणा उचित नहीं है। दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट और दिस इज नॉट अ राइट कॉन्सेप्ट। आप लिख सकते हैं दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट और दिस इज नॉट अ राइट कॉन्सेप्ट और राइट आइडिया। विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए। द स्टूडेंट्स मस्ट टेक सम इंटरेस्ट एंड पे अटेंशन ओवर इट, तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। ओनली देन दे कैन फेस द प्रॉब्लम्स दे आर गोइंग टू फेस इन फ्यूचर। वो प्रॉब्लम जो कि भविष्य में आने वाली है उनका सामना तभी कर सकेंगे। एग्जैक्टली ट्रांसलेशन आप नहीं करेंगे बल्कि आप सेंस के हिसाब से ट्रांसलेशन करेंगे। कोई सेंटेंस कैसे लिखेगा, कोई कैसे लिखेगा, इस पर बिल्कुल नहीं करना है कि आपको शब्द सा ट्रांसलेशन करना ही करना है। आप उस बात को अपने किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं। सेक्शन डी पे आपको थोड़ा बहुत आंसर बताते हैं कि सेक्शन डी आता है इसके बाद, और डी पर आपका क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 इस तरह से आपके लगभग 6 क्वेश्चन होंगे। 7, 8, 9, 10, 11 और 12 भी कहीं कहीं होता है, कहीं पर 11 तक होता है। अब देखते हैं क्या है। सेक्शन डी लिटरेचर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। 40 वर्ड में आपको लिखना है। अब आपको यहाँ पर केवल ये बताएंगे हम, देखो आपके क्वेश्चन पेपर में कहाँ कहाँ चैप्टर से, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन बनाया उन्होंने। देखिए देखने वाली बात है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, What does मुकेश want to become in life? वेरी सेकेंड चैप्टर आपकी फ्लैमिंगो बुक का सेकेंड चैप्टर जहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। एंड इट इज ऑल अबाउट द कैरेक्टर,
करेक्टर कौन है? साहिब आलम एंड मुकेश। तो मुकेश क्या बनना चाहता था? बहुत सिंपल सी बात है, ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, बट इट इज नॉट इनफ बिकॉज वी हैव टू फिनिश द वर्ड्स लिमिट। हमें वर्ड लिमिट को टच करना है। अगर वर्ड लिमिट टच नहीं करोगे तो आंसर सही होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ योर आंसर इज करेक्ट, यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स, आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको थोड़ा सा एक लाइन मुकेश के बारे में भी लिखना है और उसके बाद उसकी ड्रीम बता देना है। मुकेश के बारे में केवल आपको यह पता है कि मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे मुकेश इज अ बॉय lives in फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश and he belongs to a Bengal makers family। ये दो लाइन हो गई मुकेश के बारे में है। He does not want to involve himself in Bengal making, instead he wants to become a motor mechanic। देखो आंसर फ्रेम हो गया। अब डायरेक्टली अगर बहुत बच्चा ये लिख दे he wants to become a motor mechanic तो आंसर सही है बट इनकम्प्लीट माना जाएगा बिकॉज इट डज नॉट टच द वर्ड्स लिमिट। क्वेश्चन नंबर ए के बाद और में दिया है What did the author think when he was drowning in deep water? देखो चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर से दे लिया गया कि जो विलियम डगलस हैं जब वो पानी में डूब रहे थे तो उन्हें कैसा लग रहा था? उन्हें लग रहा था कि अब उनके अंदर जान नहीं है और वो अब मर जाएंगे, वो एक मौत की आगोश में सोते चले जा रहे हैं। यही तो बातें अपने हैं। तो अब आप देखें चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से ही आपके पहले दो क्वेश्चन जिसमें एक करना है। आगे आ जाइए। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग रैट ट्रैप? कहां से आपको रैट ट्रैप के बारे में कह रहा है। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया? उसे कहां से वो आइडिया मिला? पेडलर को, वो जो रैट ट्रैप सेलर है उसको कहां से आइडिया मिला? द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप, कि ये दुनिया एक रैट ट्रैप है। चैप्टर नंबर 4 इंपॉर्टेंट, हमने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया फ्लेमिंगो में व्हिच चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को आप चार्ट डालिए। बाद के चैप्टर्स को आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट के एक चैप्टर को जरूर ध्यान दे लीजिएगा। हो सकता है कि ये जो बी वाला है इसमें बी वाले में आपको कोई क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, या तो ये वाला या तो ये वाला। उसके बाद इन दोनों में कोई एक क्वेश्चन करना है, या तो बी में पहला वाला या बी का दूसरा वाला। आगे देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है सेक्शन डी। व्हाट डिड गांधी, तो यहां पर लिखा हुआ सेक्शन 7 का ए और बी, उसके बाद ए में 2 और बी में 2। तो यहां पर व्हाट डिड गांधी डू आफ्टर नोइंग द माइजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स एट चंपारण? हमने आपसे बताया था ना फर्स्ट से लेकर के 4 तक भी अगर आप तैयार कर ले अपने चैप्टर्स फ्लेमिंगो को तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। लेट्स सी, आपका पहला चैप्टर से भी सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन आया, थर्ड चैप्टर से आया और फोर्थ चैप्टर से आया। तो अब आपको 2 ही तो क्वेश्चन करने हैं, तो सेकंड और थर्ड चैप्टर वाला कर लो, या फिर सेकंड और फर्स्ट चैप्टर वाला कर लो, या फिर सेकंड और फोर्थ वाला कर लो। तो 1 से लेकर 4 चैप्टर तक अगर अच्छी तरीके से तैयार कर लें, बेटा 4 चैप्टर 4 स्टोरी ना तैयार कर पाओ तो बोर्ड परीक्षा बेकार है देना। तो ध्यान दें, आपको फर्स्ट से लेकर के 4th चैप्टर तक ही तैयार करना है। यहां पर लिखा है व्हाट डिड गांधी डू आफ्टर नोइंग, क्या किया इसके बारे में जान करके। ही फॉट against the Britishers, he fought for the welfare of the farmers living in चंपारण। चंपारण में रहने वाले जो किसान थे उन किसानों के लिए वो लड़े, और लड़े क्यों? क्योंकि वो उन्हीं के देशवासी थे। सो आफ्टर नोइंग द फैक्ट दैट दे वर बीइंग टॉर्चर्ड, दे वर मिसलेड, उनको बहुत मिसलीड किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है और उनको क्रश कर दिया गया है। सो गांधी ने डिसाइड किया दैट आई वुड फाइट फॉर माई पीपल, फॉर द पीसेंट्स ऑफ चंपारण। तो उन्होंने ये सोचा। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि फ्लेमिंगो से होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा और आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल टू द फ्रीडम मूवमेंट? व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल? अब देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन कहां से आ गया? चैप्टर नंबर 5 से आ गया, क्योंकि ऑर्डिनरी लोगों के बारे में 5 में है, जहां पर इंडिगो चैप्टर लिखा हुआ है। इंडिगो चैप्टर में महात्मा गांधी के बारे में एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका वहां से आ गया और एक लॉन्ग क्वेश्चन कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल टू फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट में आम इंसानों की, आम जन का क्या योगदान था। चैप्टर नंबर 4 5 को अच्छी तरीके से याद करिए। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी हमने आपको बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको करना है तो फिर आता है एक स्टेंजा। यहाँ पर थोड़ा सा फोटोकॉपी जो है, इसकी फोटोकॉपी कह रहे हैं, मतलब इसकी जो पिक्चर है वो साफ नहीं होगी,
साफ नहीं होगी इसलिए आपको शायद दिखाई ना दे, हम पढ़ के थोड़ा सा बता देते हैं, आप मैच करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आएगा आप क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा, ये है स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन कंसिस्टिंग ऑफ 6 मार्क्स, 6 नंबर का होगा, जिसमें आपकी लगभग जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोएम है काफी हैं, उनको तैयार करिए, फोर्थ फिफ्थ को मत तैयार करिए, मेरी गारंटी है आपका वहीं से आ जाएगा। देखो लिखा है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग बीइंग डेड, जब हर एक चीज जो है मरी हुई दिखाई देती है तो अर्थ हमें बहुत कुछ सिखाती है। अर्थ क्या सिखाती है, अब ये चैप्टर, ये जो लाइन है ये किस चैप्टर की, किस पोएम की है, आई थिंक ये पोएम है आपकी कीपिंग क्वाइट से, कीपिंग क्वाइट आपकी सेकंड नंबर की पोएम है इस साल 2024 में, सेकंड नंबर की पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम थी, उसको हटा दिया गया, सेकंड नंबर की पोएम अब कीपिंग क्वाइट है, इसके बाद थिंक ऑफ ब्यूटी है। तो इसके स्टेंजा अच्छी तरीके से तैयार करिए, आपको स्टेंजा भी यहीं से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनीवन, हमने आपसे कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड सेंट्रल आइडिया भी फंसेगा और आपका स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन फंसेंगे, टोटल आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, ये पूरी तरीके से गारंटी हमारी। देखो यहां लिखा थिंक ऑफ ब्यूटी का या तो सेंट्रल आइडिया लिखिए, माय मदर 66 और कीपिंग क्वाइट, देखो तीनों फंस गए, 1 2 3, और अगर नहीं आएगा ऐसा तो हो सकता है वो 3 2 3 या 4 दे दे, नहीं होगा तो कम से कम 3 4 और 5 तो देगा ही देगा, यही सीक्वेंस में देगा, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर नहीं देगा तो 4 और 5 देगा और फिर 1 दे देगा, या फिर 4 5 देगा और दूसरी दे देगा, तो आपकी कोई ना कोई पोएम जरूर फंस जाएगी। तो केवल 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड को ही तैयार करें। क्वेश्चन 11 और 12 होगा विस्टस बुक से, और वहां पर होगा व्हाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल। देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने आपको बताया था दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड, और पहले ही क्वेश्चन आपका 2023 में वहीं से आया हुआ था। देखो द थर्ड लेवल से पहला क्वेश्चन, एंड व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड द टाइगर किंग। देखो दोनों में से एक सवाल आप तो कर ही लेंगे, दोनों में से एक करना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 का ए पे 2 लिखे हुए हैं, एक ये, तो अब देखो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से ही आपको अपना शॉर्ट क्वेश्चन मिल गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर ही बी है, हाउ इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी एनवायरमेंट चेंज। हमने आपको ये क्वेश्चन करवाया, बताया, इससे पहले आपको जब शॉर्ट क्वेश्चन हमने वो करवाए थे YouTube पर, यहां तक कि हमने पेड बैच में भी आपको हर वो क्वेश्चन दिया है, इंपॉर्टेंट आपको हमने YouTube पर ही बताया हुआ है, तो आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि हाँ यही, और दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जाम। सो अगर आप फर्स्ट टाइम जरूर हैं अगर इस चैनल पे, तो हमेशा के लिए बने रहने के लिए हमारे साथ, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस रेगुलर वे में मिलती रहे। और अगर आपको इस वीडियो से बहुत कुछ हेल्प मिली हो, स्क्रीनशॉट्स लेकर के अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हो, एंड देन इफ यू वांट टू प्रिपेयर एंड यू वांट टू मेक अप योर माइंड फॉर द बोर्ड्स, सो मस्ट बी विद मी, स्पेशली साहिर बाबा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे बहुत से वन शॉट लाने वाले हैं जहां पर आपको बिना किताब उठाए आपको सिर्फ उतना कंटेंट तैयार करना है जितना कि कंटेंट हम बोर्ड पर दिखाएं। आपका अगर 40 नंबर या 50 नंबर का पेपर हो रहा होगा तो वो 80 और 85 जाएगा, ये मेरी गारंटी। अगर आपने 80 सोच लिया होगा दैट आई विल गेट 80 और 80 प्लस मार्क्स, तो वो डेफिनेटली 95 प्लस जाएगा। तो बने रहें और देखें। लास्ट में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का, हाउ इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी एनवायरमेंटल चेंजेस एंड व्हाई वाज सदाव सेंट टू अमेरिका। हमने आपको इसमें भी बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 चैप्टर आप इसमें भी कर लीजिए, खास तौर से सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब देखो सेकंड जो क्वेश्चन आया उसमें आपको डॉक्टर सदाव के बारे में, मींस इट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, दोनों में से कोई एक करना। क्वेश्चन नंबर 12 जो लॉन्ग होगा, डिस्क्राइब अंटार्कटिका इन योर ओन वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। देखो फिर वही लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से आ गया, एंड राइट अबाउट द आउटकम ऑफ चार्ली। देखो क्वेश्चन नंबर जो 12 था लॉन्ग क्वेश्चन, वो फिर चैप्टर नंबर 1 से आ गया, यहां पर भी लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपको फर्स्ट टू फोर्थ दोनों बुक्स में अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, चार्ट कर जाना है, ये चैप्टर पूरी समरी वे में पढ़कर जाना है। आपके लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन यहीं से आएंगे, लिटरेचर में केवल शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन ही तो है। एंड देन व्हाट इज मोर अबाउट वरी अबाउट द लिटरेचर के बारे में चिंता छोड़ दीजिए, ग्रामर फोकस करिए, खास तौर से पैराग्राफ जो पैसेज सॉल्विंग होता है और साथ में ट्रांसलेशन, इस पे आपको नंबर कम मिल सकते हैं क्योंकि आप इसे समझेंगे कम, तो इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। आर्टिकल की वीडियो नेक्स्ट वीक आने वाली है तो उसका वेट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है मेरे ख्याल से। ये वीडियो सेशन, ये आपका पूरा जो लेक्चर 30 से 35 मिनट का रहा, कारगर साबित हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, और ऐसे ही कंटेंट्स और ऐसी बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के लिए 2024 की बोर्ड परीक्षा में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, हमारे साथ बने रहें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो विजिट करते हुए अब आप हमेशा रेगुलर विजिटर बने, तो उसके लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट्स करें कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस सेशन पे चाहिए। आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच।